हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पर मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं। बार बार एक विद्यार्थियों का एक प्रश्न था, सर वाई ग्रुप क्या है, कैसे इसे ज्वाइन किया जा सकता है, क्या सटीक रणनीति रहेगी। जीरो से एकदम टॉप तक की मैं चर्चा आप लोगों से करूंगा। पीएसएल तक आप लोगों से बात करूंगा। क्या होती है पीएसएल, क्या होता है पीएफटी, कैसे कैसे एग्जाम होता है, क्या क्या एग्जाम में आता है, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, और फॉर्म भर दिया है तो तैयारी किस प्रकार की जाए, और भाई साहब कैसे इसे एक अटेम्प्ट में ही क्लियर किया जाए। इस पूरे सेशन में मैं आप लोगों से बात करूंगा। बस आपको अंत तक इस सेशन में जुड़ा रहना है। पूरी इंफॉर्मेशन को एकदम ध्यान से पेन कॉपी लेकर के आप लोगों को लिखने का प्रयास करना है। तो आज का हमारा एम है कि एयरफोर्स वाई ग्रुप क्या होता है, 10th 12th के बाद इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें एज क्या रहेगी और क्या क्या योग्यता मुझे इसके लिए चाहिए। इन सब चीजों पर, इन सभी मुद्दों को मैं इस सेशन में एकदम कंप्लीट चर्चा आप लोगों से करूंगा। एयरफोर्स वाई ग्रुप कंप्लीट डिटेल्स पर चर्चा यहां से होगी, और निश्चित रूप से ये वर्दी देख करके आप लोगों के अंदर वो जुनून जो है वो जाग गया होगा। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करता हूं वाई ग्रुप के लिए। सबसे पहले फेज फर्स्ट होता है। फेज फर्स्ट में सीबीटी एग्जाम आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट होता है। सेकंड फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीएफटी और जीडी पर इस लोगों पर चर्चा यहां से की जाती है। ग्रुप डिस्कशन कैसे होगा, क्या होगा, उन सब चीजों पर मैं आप लोगों से बात यहां पर करूंगा। और साथ में ही मेडिकल, और उसके लास्ट में होता है आपका पीएसएल जारी होती है। इन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा एक एक से आप लोगों से यहां से करने वाला हूं। अब सबसे पहले बात आती है कि सर मैं इसका फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता। फॉर्म भरने के लिए मेरे पास क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको पास जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास सीबीएसई बोर्ड से हो सकती है, और वो आपके स्टेट बोर्ड से भी हो सकती है। कितना एग्जाम, सर कितना परसेंट चाहिए, 50% मार्क्स आपको चाहिए। साथ में ही इंग्लिश में अलग से आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। ये बात होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। ये अगर क्वालिफिकेशन आपके पास है, साथ में ही एज ग्रुप आपका 17 से 21.5 है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं मेरे दोस्तों। फिर मैं बात करता हूं, अगर आपने दोस्तों फॉर्म भर दिया है तो फॉर्म भरने के बाद क्या होगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों, आपका यहां से एक फिजिकल टेस्ट का भी आप लोगों के दिमाग में यह पैमाना होना चाहिए कि आपकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए, अच्छा मेल और फीमेल दोनों के लिए एंट्री होती है। मेल कैंडिडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम भले कितनी हो, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं यहां से। फिर अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि एग्जाम पैटर्न में क्या होगा, सर मुझे क्या क्या वहां पर पढ़ना होगा। अगर आप लोगों की मैं बात करता हूं एग्जाम पैटर्न के लिए, तो आपके दो यहां से सब्जेक्ट खुलते हैं। एक होता है रागा और दूसरा होता है इंग्लिश। रागा में मैं बात करता हूं तो आपके पास सबसे पहली बात रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो मेजर पोर्शन होता है। कुछ जीके के क्वेश्चन होते हैं, कुछ जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ उसमें अर्थमेटिक मैथ्स होती है। 5-6 क्वेश्चंस मैथ्स के मिलते हैं, 4-5 क्वेश्चंस जीके के मिलते हैं, और 1-2 क्वेश्चंस केवल किसका मिलता है, जनरल साइंस का। और बाकी क्वेश्चंस किसके होते हैं अपने पास, बाकी क्वेश्चंस जो होते हैं वो रीजनिंग के होते हैं। और 20 क्वेश्चंस आपके पास इंग्लिश के मिलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। सही क्वेश्चंस पर आप लोगों को 1 नंबर मिलता है, और गलत क्वेश्चंस पर आपके नेगेटिव मार्किंग होती है माइनस के 0.25। अगर दोस्तों आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, अच्छा ये सीबीटी टेस्ट होता है, पूरा जो एग्जाम होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, और सबसे पहले इंग्लिश का पेपर खुलता है और उसके बाद आपका अलग से रागा का पेपर खुलता है, और देन उसके बाद आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं आपने दोस्तों इंग्लिश पास करनी है, भाई इंग्लिश में क्या क्या आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं, तो इंग्लिश के लिए ये टॉपिक्स रहेंगे। डिटेल में आप सिलेबस में जाकर के, आप जैसे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा, ढंग से आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश का सिलेबस आपके लिए रहने वाला है, ये रागा का सिलेबस आप लोगों के लिए रहने वाला है दोस्तों, और रागा का ही सिलेबस में ये मैथ्स के लिए ये कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं। अब दोस्तों, सिलेक्शन फैक्ट्री उत्कर्ष को यूं ही नहीं कहते हैं। आपको सबसे पहले एक सटीक तरीके से तैयारी की आवश्यकता होती है।
आपने ये सिलेबस देख लिया, आपने ये सोच लिया कि मैं सक्षम हूं, फॉर्म को मैं भर सकता हूं, तो आवश्यकता है एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करने की, एक ऐसी तैयारी जिसमें मेरा पूरा सिलेबस कवर हो रहा हो, जहां मुझे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, जहां मॉक टेस्ट का खेल है। कहते हैं दोस्तों, एयरफोर्स जो है ना, वो रफ्तार का जुनून है, स्पीड का जुनून है। स्पीड आपकी बहुत अच्छी है, क्वेश्चंस को आप क्विक रूप से तुरंत कर पा रहे हैं ना, तो ही आप सिलेक्शन के पास में हैं। तो उस रफ्तार को बढ़ाने के लिए, एक एग्जाम पैटर्न पर बात करने के लिए, हम आप लोगों को अलग अलग बैच के माध्यम से, एलएफएस बैच, ऑफलाइन बैच के माध्यम से, एलएफसी लाइव फ्रॉम क्लासरूम के माध्यम से आप लोगों को तैयारी कराते हैं। सीबीटी बेस्ड टेस्ट आपका होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपने ऑफलाइन कोचिंग कर ली, आपने ऑनलाइन कोचिंग कर ली, अगर आपने सीबीटी टेस्ट नहीं दिए हैं तो आप उससे पेवर नहीं है, उसको आप लोग अपना नहीं पाए हैं। आप भले ही रिटर्न कितने भी जल्दी क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, आप यदि कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आप लोगों को सीबीटी बेस्ड जो टेस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने की आवश्यकता है। और हम यहां पर बहुत सारे विद्यार्थियों को जितने भी टेस्ट लेते हैं वो सब सीबीटी बेस्ड टेस्ट ही लेते हैं। आप लोगों को भी सीबीटी टेस्ट देने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा सीबीटी टेस्ट आप लोग लगाएं। आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होने वाला है। फिर दोस्तों, जैसे ही आपने सीबीटी टेस्ट दिया और उसके बाद एक कट ऑफ जारी होती है। कट ऑफ दो प्रकार की होती है, एक सेशनल कट ऑफ और एक ओवरऑल कट ऑफ। सेशनल में इंग्लिश की एक अलग से कट ऑफ जाती है, जिसको 8 नंबर 9 नंबर आप 10 नंबर लेकर के चलिएगा दिमाग में। रागा के लिए एक अलग से कट ऑफ जाती है, उसको 15-17 नंबर आप लेकर के चलिएगा 30 में से। फिर एक ओवरऑल कट ऑफ जाती है। जब आप इन दोनों कट ऑफ को आप क्लियर करते हैं, अलग अलग से सब्जेक्ट वाइज पास हो गए, ऐसा नहीं इंग्लिश में आप 20 लेकर के आ गए और इसमें 7 लेकर के आ गए और 27 पे कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, नहीं। इसमें भी अलग से आप लोगों को सेशनल वाइज दोनों अलग अलग कट ऑफ क्लियर करनी होती है। फिर उसके बाद आपको फेज सेकंड के लिए बुलाया जाता है। ये फेज फर्स्ट की कहानी थी। फेज सेकंड में जैसे ही आप लोगों को बुलाया जाएगा तो फेज सेकंड में मॉक ग्रुप डिस्कशन की आवश्यकता होती है। यहां गर्ल्स मैंने इसलिए लिखा है कि गर्ल्स में बड़ा हेजिटेशन होता है। एक आजकल तो खैर कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं, तभी भारतीय वायुसेना में भी इनको एकदम बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। तो एक उस हेजिटेशन को दूर करने के लिए आप लोगों को एक प्रकार के मॉक की आवश्यकता होती है। जैसे ही आपका एग्जाम पास होता है, एग्जाम पास होते ही आप लोगों को एक इस प्रकार के मॉक की आवश्यकता है, एक बेहतरीन तरीके से तैयारी की आवश्यकता है। जीडी के लिए, बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, दोनों को एक ग्रुप डिस्कशन की आवश्यकता होती है, जो आपका सेकंड फेज में आने वाला है। सेकंड फेज में जीडी आप लोगों का होता है। साथ में ही आप लोगों का जो पीएफटी होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया इस प्रकार से होते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से मेल कैंडिडेट के लिए और मैं बात कर रहा हूं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो कुछ इस प्रकार से होगा। रेस जो होगी वो 1.6 किलोमीटर की होती है। कई लोग 20-20 किलोमीटर दौड़ते हैं। अलग अलग लोगों के मन में ऐसा होता है कि 10 किलोमीटर की दौड़ होती है। कई बार मैं कमेंट बॉक्स में देखता हूं, कमेंट करते रहते हैं बच्चा लोग। तो ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि एयरफोर्स में जो रेस है वो कितने की होती है, 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर की होती है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट का टाइम रखा गया है। स्क्वाड्स यहां से आपके पास दिख रही हैं, आपको एक एक मिनट में 20 और 15 लगानी होती हैं। पुशअप्स बॉयज के लिए है, जो कि आपको 10 लगानी है 1 मिनट में। और सिटअप्स की बात करता हूं मैं, तो ये आप लोगों के लिए सिटअप्स का पूरा क्राइटेरिया है। ये पीएफटी में आप लोगों के पीएफटी एग्जाम में आता है, जो कि फेज सेकंड वाले दिन ही, सेम डे ही ये पूरी प्रक्रिया फेज सेकंड की होती है। और ये बात मैं कर रहा हूं कि भाई एक शानदार से कोच की आवश्यकता है। आप रनिंग कैसे समय से पूरी करें, अपने आप को मेंटेन कैसे रखें, एक बेहतरीन तरीके से आपको कोच की आवश्यकता है। जैसे आपने फेज फर्स्ट क्लियर कर लिया है, एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो एक अच्छे गुरुजन की आवश्यकता है, एक अच्छे मेंटोर की आवश्यकता है। उससे आप लोग अपना अच्छी तरीके से रेस को, अपने पीएफटी को आप कंट्रोल कर सकें, बेहतर तरीके से आप अपनी तैयारी पर धार दे सकें। और दोस्तों, फिर उसके बाद बात आती है मेडिकल टेस्ट। आपके मेडिकल चेकअप भी बहुत जरूरी चीज है। दांतों में मैल, आंखों पर मैल हो गया, और भी कई प्रकार के इस प्रकार के आप लोगों की जो कमियां हैं, उन त्रुटियां हैं, उनको आप दूर कर सकते हैं। एक अपना पहले मेडिकल चेकअप भी करा करके आपको जाना है। वहां आपका मेडिकल चेकअप भी स्टेज में होता है।
कुछ इस प्रकार की ये प्रतियां आप लोगों को दिख रही हैं बच्चों की। और उसके बाद दोस्तों लास्ट होता है इसमें पीएसएल। पीएसएल वो है जहां आपने फेज फर्स्ट दिया, आपने फेज सेकंड दिया, और दोनों को अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, और ग्रीन कार्ड के बाद फाइनल आपकी एक मेरिट लिस्ट आती है, और उसके बाद आप लोगों को बस वहां बेलगांव के लिए बुलाया जाता है, बेलगांव के दरवाजे आपको खुल जाते हैं। तो ये होती है पीएसएल। दोस्तों एक सटीक रणनीति अपनाई जाए, एक सटीक टाइम टेबल अपनाया जाए, इन रास्तों को अपना बनाया जाए, तो आप प्राप्त कर सकते हैं सभी रास्तों को। आवश्यकता है इन रास्तों को अपना बनाने की। मेहनत करता है ना एक इंसान, तो दोस्तों 500 फीट नीचे से भी पानी निकाल कर लेकर के आ सकता है। आप तो भारत के वीर हैं। निश्चित रूप से आज से ही अपना ऐसा टारगेट बनाएंगे, इसमें होने वाले हर एक पड़ाव जो है ना अपने लिए महत्वपूर्ण होता है। चाहे फेज फर्स्ट है, चाहे फेज सेकंड का एक भी पड़ाव में आप डिस्क्वालीफाई पाए गए, तो तुरंत जीरो से आपकी कहानी फिर से स्टार्ट होगी। निश्चित रूप से आप लोगों में ये सारे पड़ाव एक बाई वन टिक करके आप लोगों को पूरा करने का प्रयास आज से करेंगे। बेहतर तरीके से आप सफलता प्राप्त करेंगे और संपूर्ण भ्रांतियां आपके दिमाग से क्लियर हो गई होंगी। निश्चित रूप से वर्दी आपको अपनी दिखने लगी होगी। तो इसी प्रकार के संकल्प के साथ फिर मिलूंगा अगली इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।